मांजलपुर गुजरात से क्या संदेश मिल रहा है, क्या इशारा मिल रहा है? मांजलपुर में पहले राउंड की गिनती पूरी हुई है और पहले राउंड की गिनती पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। मांजलपुर में भारतीय जनता पार्टी को अभी तक जो सूचना है 3178 वोट जो काउंट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की झोली में चले गए हैं और मांजलपुर में कांग्रेस की झोली में अभी तक 1538 वोट चले गए। ये मुझे समीर पहली बार, मतलब ये प्रिसाइसली इतने वोट अभी तक किसको चले गए हैं, ये मुझको लगता है ये पहली बार है कि हम गिनती शुरू होने के बाद इतनी देर में हम ये बता रहे हैं कि ये फिगर अभी तक किसके पास कितना चला गया। बिल्कुल। और यहाँ पर बड़ा दिलचस्प रहा इस अंदाज में ये कहा जा सकता है, क्योंकि 2022 में जब यहाँ पर चुनाव हुए तो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे योगेश पटेल, उनको 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए थे दिनेश, और इस बार जो टोटल वोट पड़े हैं वहां पर मांजलपुर में वो 82,000 से थोड़े से ज्यादा है। 38% वोटिंग, 37.7% वोटिंग। बिल्कुल। इतनी कम वोटिंग क्यों? इतनी कम वोटिंग क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। हर्षवर्धन जी, किस तरह से इसे आप देखते हैं? मतलब इतनी उदासीनता, इसकी कोई खास वजह नजर आती है क्या? नहीं, देखिए, एक तो ये कि समीर जी, पूरे देश में जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो बहुत वोट करती नहीं। ये मतलब रिकॉर्ड के तौर पर है, ऐतिहासिक तौर पर हुई, जहां जहां की शहरी सीटें हैं, अब उसमें बांकीपुर और मांजलपुर दोनों अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहां की मांजलपुर भी अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आती है, बांकीपुर तो प्योर अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन पिछली बार इसी सीट से बीजेपी के कैंडिडेट 1 लाख से ज्यादा से मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि जो उनके विधायक रहे, जो लंबे समय तक विधायक रहे, जिनके निधन सीट खाली हुई है, उनका बड़ा प्रभाव था। दूसरा होता क्या है कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई बहुत बड़ा उलटफेर अचानक हो जाए तो बात अलग, वरना जो विरोधी दल होता है उसका कोई टेम्परामेंट ही नहीं बनता है। वो कहता है कि अच्छा कहाँ वोट देने जाएंगे, ये सीट तो उपचुनाव में वैसे भी वो जीतेंगे, जो सीट पहले से जीत रहे थे। जहां कहीं टक्कर होती वहां थोड़ा सा लगता है कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। नहीं तो ये ऐसा भी होता है क्या कि सरकार बनने बिगड़ने के हिसाब से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा होता, ये वहां की जनता को ही पता होता है? तो क्या ये उदासीनता भी एक होती है कि ये जो 37.7% पे दिखाई दे रही है? नहीं, वो भी उदासीनता है। और इसके साथ ये भी समझिए ना, जैसे बांकीपुर का एक मैं कह रहा था कि बांकीपुर में आप देखिए, अगर ये परसेंटेज बहुत बढ़ता तो मुझे प्रशांत किशोर के लिए उम्मीद दिखती। परसेंटेज बहुत नहीं बढ़ने का मतलब है कि जो एंटी, जिसको कहना है कि नहीं उखाड़ फेंकना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन की गड़बड़ियां हुई हैं। दतिया और बांकीपुर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को बड़ा असहजता का सामना करना पड़ा है, लेकिन वो मैनेज करने में कामयाब दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि तीनों सीटों पर कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। ये तो और क्योंकि आप तो अरविंद जी उसी राज्य से आते हैं, कहा यह जा रहा है कि बांकीपुर में बहुत सारे डेवलपमेंट के, अब क्योंकि ये नितिन नवीन की अपनी जगह है तो यहाँ एकदम से बहुत सारे डेवलपमेंट के काम होने शुरू हुए और बारिश के मौसम में कई जगह डेवलपमेंट की जो खुदाई चल रही थी उसकी वजह से परेशानी भी हुई। लोकल लेवल पर ये चीजें इफेक्ट करती हैं क्या, खास तौर से जब ये एमएलए के लिए वोटिंग हो रही है? एक बात पहले गुजरात के लिए मैं कह दूं, असल में गुजरात असेंबली अब बहुत कम दिन के लिए है। हाँ, तो लोगों की दिलचस्पी कम होना उस वजह से भी होगी। बांकीपुर के लिए एक फैक्टर की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम जेएनजी की चर्चा कर रहे हैं। वो यूजीसी है। जो यूजीसी का नियम आया इसके लिए, वो अगड़े लड़कों में काफ़ी उसकी नाराज़गी है। और बांकीपुर अगर कुछ भी बदल रहा है तो वो पिछड़ा वोट और मुस्लिम वोट और एंटी बीजेपी वोट की वजह से नहीं बदल रहा। वो बीजेपी के अंदर से अगर अगड़ों की नाराज़गी दिख रही है या दिखने लगी है या दिखेगी अगर आज के फाइनल रिजल्ट में, तो वो रिजल्ट को असल में अफेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि जेएनजी एक इशू है, लेकिन सर एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, अंजलि के पास जाना पड़ेगा क्योंकि वो बड़ी मसरूफ है। अंजलि से सवाल लीजिए प्लीज। बिल्कुल, मांजलपुर से अंजलि ओझा हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, क्या फैक्टर नजर आ रहा है? बीजेपी 3178 वोट और कांग्रेस 1538 वोट, वो भी तब जबकि आम आदमी पार्टी इस बार मुकाबले में नहीं थी। कांग्रेस को फ्री हैंड दिया गया था, बीजेपी कांग्रेस की कड़ी टक्कर थी। अंजलि, आवाज मिल रही है ना आपको? अंजलि ओझा हमारी संवाददाता मांजलपुर से हमारे साथ हैं। अंजलि बोलिए।
जी बिल्कुल, मांजलपुर जो विधानसभा का जो उपचुनाव है उसके अभी जो काउंटिंग हो रही है उसके अंदर भाजपा के जो उम्मीदवार है सत्येंद्र पटेल वो 1800 मत से आगे चल रहे हैं। जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर थी उसको लेके अभी मतगणना हो रही है। जिस तरह से मतगणतरी केंद्र के बाहर ही इस तरह से जो सीसीटीवी सर्वेलेंस लगाया गया है उसकी ओर से सभी जो हिलचाल है वो सब कुछ देखने को मिल रही है। जिस तरह से अभी मतगणना शुरू हो गई है, 2 राउंड खत्म हो गया है। 2 राउंड के अंत में भाजपा के जो उम्मीदवार है जो सतीश पटेल वो आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार 1500 मत से पीछे चल रहे हैं। जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर थी क्योंकि यहाँ पर कोई और पार्टी के उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी नहीं दर्ज करवाई थी, उसके अलावा किसी ने अपक्ष उम्मीदवारी नहीं दर्ज करवाई थी। इसकी वजह से सीधी टक्कर जो थी वो भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में देखने को मिल रही थी। जिस तरह से उम्मीदवारों के बीच में वोटिंग के दिन जो जिस प्रकार से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ उसकी वजह से जिस तरह की जो घटना हुई उसके साथ मतदाताओं की जो निराशा है वो भी देखने को मिली है। बताइए, कांग्रेस पार्टी के जिन भी नेताओं से बात की जाए, जेन ज़ी के आंदोलन से उम्मीदें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्या चुनाव के दौरान आपका संगठन उन बातों को वोटर्स तक पहुंचाने में कामयाब साबित हुआ? उस तरह से आपने चुनाव भी लड़ा जो आज ये उम्मीद की जाए। ऑडियो अपना अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, भाजपा ने जो पूर्व जो विधायक मैं बिल्कुल अनम्यूट हूँ जी राहुल जी, मैं बिल्कुल अनम्यूट हूँ। देखिए, तीनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है और वोटर भी चाहता है कि सरकार के साथ रुझान वोटर का भी रहता है। और जिस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम भाजपा के पास है, देखना यह है कि जैसे अभी आपने मांजलपुर का जिक्र किया, तो मांजलपुर में लगातार बीजेपी आ रही है। पिछली बार भाजपा यहां से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी। इसलिए बीजेपी का आगे होना और अभी तो कोई रुझान मात्र है, ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। सर, आपके पास राहुल जी वापस आते हैं।